गुड आफ्टरनून दोस्तों। चलिए हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, उस दिन जैसे अपना जो टॉपिक था पृथ्वी की गति और अक्षांश तथा देशांतर, तो उसमें हमने 2 चीज़ें बताई थी कि पृथ्वी का आकार और आकृति कैसी है, ठीक? और दूसरी बात हमने करी थी कि जो पृथ्वी पर दिशा का निर्धारण हम किस तरह से करते हैं, ठीक? अब आते हैं हम लोग जो है 3rd टॉपिक पर, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। तो जो पृथ्वी की गतियां हैं, मूवमेंट ऑफ जो अर्थ है, ये 2 प्रकार की है। एक तो परिक्रमण है, ठीक? और दूसरा है घूर्णन, या इसको कई बार परिभ्रमण कह दिया जाता है। नाम से आपको थोड़ा-सा भ्रम हो सकता है। परिभ्रमण का मतलब आप समझ सकते हैं कि परिक्रमण, लेकिन ये भ्रम मत पालिए, परिभ्रमण या घूर्णन। अंग्रेजी में इसे कहते हैं रेवोल्यूशन, और इसे कहते हैं रोटेशन, ठीक है? देखिए, पृथ्वी क्या है? तो सबसे पहले हम लोग परिक्रमण की बात करेंगे, ठीक? पृथ्वी जो है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। ये सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है, ठीक? ये आपका सूरज है और पृथ्वी इसके चारों ओर कैसे दीर्घ वृत्ताकार एलिप्टिकल पाथ पे क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। देखिए, तो पहला सवाल यहां से ये जनरेट होता है कि क्यों इलिप्टिकल पाथ पर ही चक्कर लगा रहा है ना? ठीक? अब सूरज का अगर आकर्षण बल काम कर रहा है इस पर, तो इसे इसके चारों तरफ सर्कुलर वे में काम करना चाहिए था, ठीक? तो मतलब इसका जो परिक्रमण पाथ है, वो कुछ-कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ठीक? क्यों? क्यों परिक्रमा कर रहा है? क्योंकि जितने भी सौरमंडल में ग्रह हैं या अन्य जो गैलेक्टिक मटेरियल्स हैं, ये सूर्य के आकर्षण शक्ति के भीतर हैं, ठीक? इस कारण से जो है पृथ्वी क्या कर रहा है? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसी तरह से आकाश गंगा के केंद्र की भी सूरज चक्कर लगाता है, वही आकर्षण शक्ति के कारण। तो इसका पाथ वृत्ताकार क्यों नहीं है? क्यों जो है दीर्घ वृत्ताकार है? इसका कारण ये है कि पृथ्वी पर केवल सूर्य का ही आकर्षण शक्ति काम नहीं करता, बल्कि जो हमारे सौरमंडल में अन्य ग्रह हैं या दूसरे जो पदार्थ हैं, ठीक है, उनका भी आकर्षण शक्ति पृथ्वी पर काम करता है, ठीक? इस कारण से संयुक्त रूप से ये कैसा उसका पाथ हो जाता है? दीर्घ वृत्ताकार हो जाता है। समझ गए बात को? अगर केवल सूरज का वो लगता तो कैसा होता? वृत्ताकार होता। सब अन्य ग्रह, उनमें भी तो आकर्षण है, ठीक? वो भी तो पृथ्वी को खींच रहे होंगे, ठीक? तो उनके कारण क्या हो गया? इसका पाथ क्या हो गया है? दीर्घ वृत्ताकार कर रहा है। ये जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, ये पृथ्वी कितने दिन में लगा रही है? 365 दिन, ठीक? 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड, ये टाइम लगता है, ठीक? तो ये जो पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाना है, इसी को पृथ्वी की क्या कहा जाता है? वार्षिक गति कहा जाता है। ये माना जाता है कि सूरज के चारों तरफ पृथ्वी जो है 1 साल में चक्कर लगा लेती है। अब सवाल है कि लेकिन हमारे यहाँ साल कितने दिन के होते हैं? 365 दिन के, ठीक? तो 1 साल की अवधि कितनी? 365 दिन।
तो ये जो बाकी का समय है 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, इसको जो है हर 4 साल के बाद क्या कर दिया जाता है, एक दिन बनाकर जोड़ दिया जाता है। ठीक, और इसे ही कहा जाता है, एक साल किसके कितने दिन का होता है, 366 दिन का, जिसको कहा जाता है लीप वर्ष। इसीलिए फरवरी के महीने में हर 4 साल बाद दिन कितने हो जाते हैं, 29 हो जाते हैं और बाकी के समय में क्या होता है, 28 दिन का होता है फरवरी। ठीक, तो वो जो एक्स्ट्रा टाइम है चक्कर लगाने का, उसी को 4 साल बाद एक दिन बनाकर जोड़ दिया जाता है। ठीक, ये लगभग 6 घंटे मान लिया जाता है और 6 चौके 24। ठीक, एक दिन पूरा हो गया और वो फरवरी के महीने में उसको जोड़कर पूरा कर दिया जाता है। ठीक, जो पृथ्वी इस तरह से चक्कर लगाती है, ठीक है, इसके कारण जो है, ये बना लिए हैं कि नहीं पीछे वाला, नहीं बना लिए हैं तो अभी फिर से आएंगे उस पर, टेंशन नहीं लेना है। अच्छे से बंद नहीं किया। ठीक, इससे उपसौर और अपसौर की स्थिति बनती है। ठीक, मतलब एक समय चक्कर लगाते हुए पृथ्वी क्या होती है, सूरज के निकट होती है। जब सूरज के निकट होती है तब इसे उपसौर कहा जाता है। ठीक, वैसे सूर्य और पृथ्वी की जो बीच की दूरी है, ये लगभग कितना है, 15 करोड़ वर्ष के लगभग है। ठीक, लेकिन जब उपसौर की स्थिति होती है, औसत दूरी कितनी है, औसत दूरी है 15 करोड़ प्रकाश वर्ष, है ना, जिसको हम यहां पर वर्ष लिख दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, वर्ष, इसको प्रकाश वर्ष समझिए आप। ठीक, जब उपसौर की स्थिति होती है तो इस दौरान ये जो दूरी है ये घटकर हो जाती है कितनी, 14.70 करोड़ वर्ष के। और इसी तरह से कुछ समय पृथ्वी क्या होता है, सूरज के दूर स्थित है, जैसे ये वाली स्थिति, इसे कहा जाता है अपसौर। इस समय सूरज और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, ये होती है 15.21 करोड़ वर्ष। ठीक, जो उपसौर की स्थिति होती है, यह स्थिति होती है 4 जुलाई को। उपसौर की स्थिति कब होगी, 4 जुलाई, गर्मी के समय में। और अपसौर की स्थिति जब होती है तब वो होती है कब को, 3 जनवरी को। इस समय अपसौर की स्थिति होगी। ठीक, तभी देखिए अपने यहाँ क्या रहता है, ठंडी रहता है, लेकिन इसका कारण नहीं है ठंडी होना। ठीक, इससे इंपैक्ट तो पड़ जाता है, लेकिन ये कारण नहीं है, इसको मत मान के चलिएगा। ठीक है, वो अलग चीज है, अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे। इसीलिए हमने कहा किसी को मत मान के बैठ जाइएगा। ठीक है, हाँ, एक कारण जरूर है ये। पीछे वाला चित्र बना लिए हैं कि बना दे, फिर से एक बार पीछे पलट दे, बना लिए है ना, चलिए तो साथ में बनाते चलिएगा, नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। ये टॉपिक में थोड़ा टाइम लगता है और इसको समझना भी चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम आगे चलकर बार बार करेंगे। समझ गए, तो जब बार बार करेंगे तो वहां पर आप कंफ्यूज कर जाएंगे, तो यहाँ के एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, चलिए, और ये सब कोई पढ़ाता नहीं, ये तो मैं पढ़ा दिया हूं इसलिए क्योंकि आपको आगे के टॉपिक में, नहीं तो ये क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो लिखिए,
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। अरे यार, आज वाला क्लास लाइव करना चाहिए था। चलो, जब वायुमंडल की संरचना करेंगे तो उसमें, नहीं तो वायुमंडल की संरचना सही टॉपिक नहीं रहेगा, कुछ और। चलिए लिखिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है। यदि पृथ्वी पर केवल ऐसा लिखिए, जो कि सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण होता है, जो कि सूर्य के आकर्षण शक्ति के कारण होता है, लेकिन यदि पृथ्वी पर केवल, यहां पर सब कुछ मैं उल्टे तरीके से बात करूंगा, समझ रहे हैं? कि जैसे अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुका हुआ है, अगर झुका ना होता तो क्या होता? ठीक, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन कर रही है, लेकिन अगर घूर्णन ना कर रही होती तो क्या होता? पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अगर चक्कर ना लगा रही होती तो क्या होता? ठीक, सब पर बात करेंगे। चलिए तो लिखिए, यदि पृथ्वी पर केवल सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव होता, यदि पृथ्वी पर केवल सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव होता, सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव होता, तो पृथ्वी का परिक्रमा पथ, तो पृथ्वी का परिक्रमा पथ वृत्ताकार होता, तो पृथ्वी का परिक्रमा पथ वृत्ताकार होता, लेकिन इस पर अन्य ग्रहों तथा खगोलीय पिंडों के, इस पर अन्य ग्रहों तथा खगोलीय पिंडों पर खगोलीय पिंडों का भी आकर्षण बल लगता है, अन्य खगोलीय पिंडों का भी आकर्षण बल लगता है। इसी कारण इसका परिक्रमण पथ, परवलयाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है, परवलयाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। हाँ, परवलय के आकार का, परवलयाकार लिख दूं, परवलयाकार या दीर्घवृत्ताकार होता है। पैरा चेंज करके, पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी के परिक्रमण को वार्षिक गति कहा जाता है। परिक्रमण को पृथ्वी की वार्षिक गति कहा जाता है। पृथ्वी की वार्षिक गति कहा जाता है, जो कि 365 दिन, जो कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड होता है। लेकिन एक सामान्य वर्ष में 365 दिन ही होते हैं, लेकिन एक सामान्य वर्ष में 365 दिन ही होते हैं। अतः बाकी बचे समय का समायोजन करने के लिए, अतः बाकी बचे समय का समायोजन करने के लिए
प्रत्येक 4 वर्ष में समायोजन करने के लिए प्रत्येक 4 वर्ष में एक दिन अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है। एक दिन अतिरिक्त जोड़ दिया जाता है, जो कि फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, जो कि फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसीलिए फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, इसीलिए फरवरी जो कि सामान्यतः 28 दिन का होता है, फरवरी जो कि सामान्यतः 28 दिन का होता है, प्रत्येक 4 वर्ष बाद 29 दिन का होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष 4 वर्ष बाद में, प्रत्येक चौथे वर्ष 29 दिन का होता है। प्रत्येक चौथे वर्ष 29 दिन का होता है। इसे लीप वर्ष कहा जाता है, इसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्लियर है ना सारा चीज? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इससे बहुत जटिल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार एग्जाम क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, ठीक, तो थोड़े से जटिल इसीलिए हो जाते हैं ये, क्योंकि क्लियरिटी नहीं आ पाती बच्चों में। ठीक है, तो एकदम क्लियर कट रखो। ठीक, पैरा चेंज करके। पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान, पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान उपसौर तथा अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान उपसौर तथा अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। उपसौर तथा अपसौर की स्थिति उत्पन्न होती है। पृथ्वी से सूरज की सामान्यतः दूरी, पृथ्वी से सूरज की सामान्य दूरी लगभग 15 करोड़ प्रकाश वर्ष है। सामान्य दूरी लगभग 15 करोड़ प्रकाश वर्ष है। लेकिन उपसौर की स्थिति में, लेकिन उपसौर की स्थिति में यह दूरी 14.70 करोड़ प्रकाश वर्ष, 70 करोड़ वर्ष, करोड़ प्रकाश वर्ष रहती है, प्रकाश वर्ष रहती है। अर्थात इस समय पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होता है। इस समय पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसी प्रकार अपसौर की स्थिति में, अपसौर की स्थिति में पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी, पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी 15.21 करोड़ वर्ष होती है। 15.21 करोड़ प्रकाश वर्ष होती है। देखिए, जैसे मैं लिखाता हूं, आप देखते हैं पूरा लयबद्ध होकर चलता है चीजें। क्यों करता हूं ऐसा? जब आप भी लेखन करिए तो लयबद्धता होनी चाहिए, टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो। ठीक, जब ब्रेक हो जाता है तो कोई, जैसे आप एक कहानी सुन रहे हैं, है ना, उस तरह से। और कहानी में अगर आप बीच में रुक गए, पॉज ले लिए, तो क्या होगा? कहानी का जो आनंद है, जैसे चुटकुला सुनते हैं ना, एक ही चुटकुला जो आप 10 बार सुने, ठीक, कोई बहुत अच्छा चुटकुला बोलने वाला होता है तो वो बात को इस तरह से रखेगा कि आपको हंसी आ जाएगी।
और वहीं दूसरा व्यक्ति अगर आपको चुटकुला सुनाएगा जिसे आप सुन चुके हैं, आप हंसेंगे नहीं। तो टाइमिंग का बड़ा क्या होता है, रोल होता है चुटकुलों। इसी तरह से लेखन में कॉन्टिन्यूटी का बड़ा रोल होता है कि मैं आपका कॉपी पढ़ रहा हूं, कहीं से ब्रेक ना हो। जब ब्रेक नहीं होगा तो अच्छा लगेगा। ठीक, लिखिए, प्रकाश वर्ष होती है अर्थात अर्थात पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। अर्थात पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। ये तो था क्या, परिक्रमण। ठीक, अब होता है घूर्णन। रोटेशन। घूर्णन का मतलब ये होता है पृथ्वी का ये अक्ष, ठीक, और इस अक्ष के सहारे पृथ्वी क्या करती है, घूमती है। समझ गए बात को? तो ये जो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है, इसी को कहा जाता है पृथ्वी का घूर्णन। समझ में आई बात? ये घूर्णन इसलिए उत्पन्न हुआ कि जब पहले ब्रह्मांड में न पृथ्वी था न सूरज था, है ना, तो क्या हुआ, एक सेंटर पर आकर सारे पदार्थ क्या होने लगे, इकट्ठे होने लगे। जब इकट्ठे होने लगे तो इसके कारण से वो पदार्थ में चारों तरफ से आ रहा है तो उसको क्या कर दे रहा है, घुमा दे रहा है। धीरे धीरे वो रोटेशन हो गया और यही जो सूर्य का, जब जो सूर्य बना, ठीक है, तो वो क्या हुआ, जो एक बड़ा ग्रह बना वो एक तस्तरी के रूप में फैल गया। जैसे तस्तरी होता है, ठीक, जैसे इस तरह से फैल गया। ये जो सारे पदार्थ थे, जब एक समय में सिकुड़न की सीमा से, मतलब एक बार आए, चिपकते गए चिपकते गए चिपकते गए चिपकते गए, लेकिन एक लिमिट तक ही तो वो क्या होंगे, एकत्र होंगे। जब उसका घनत्व बढ़ता चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, बूम। जब बूम होगा तब ये क्या होगा, ये पदार्थ फैल जाएंगे। ठीक, तो जो ये पहले से घूम रहा था और इसी से पृथ्वी बना, तो ये भी क्या होने लगा, घूमने लगा अपने एक्सिस पर। ठीक, और जब घूमने लगा और ये अपने पाथ पर जब चक्कर लगा रहा था, तो ये जितने भी पदार्थ थे इसके आसपास, ये सब इसी में मिल गए और पृथ्वी का निर्माण हो गया। लेकिन कुछ हिस्सा पृथ्वी से नहीं जुड़ पाया। ठीक, और वो क्या कर रहा था, पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा था। या ऐसा भी माना जाता है कि इस पर कोई, मान लीजिए, ज्वालामुखी, वो उल्का पिंड का विस्फोट हुआ तो वो हिस्सा अलग हो गया छिटक कर। जब अलग हो गया तो वो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा और इससे बने क्या, चंद्रमा। तो इसी कारण से पृथ्वी क्या हो रही है, अपने धुरी पर घूम रही। लेकिन इस घूमने की विशेषता यह है कि इसके अलग अलग स्थानों पर जो घूर्णन का दर है, ये क्या है, डिफरेंट। ठीक, ये विषुवत रेखा पर ये जो क्षेत्र है, ठीक, यहां भी घूर्णन की दर इसकी सर्वाधिक है। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते चले जाते हैं, ठीक, ये घूर्णन की दर क्या होती चली जाती है, कम होती हुई चली जाती है। ये जो है विषुवत रेखा पर लगभग 1600 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। लेकिन जब विषुवत रेखा पर जा रहे हैं, सॉरी, ध्रुवों पर जा रहे हैं, तो यहां पर इसकी घूर्णन की दर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, लगभग स्थिर हो जाती है। तो ऐसा क्यों है? ठीक, तो इसके दो कारण हैं। देखिए, ये पृथ्वी का सेंटर है और ये इसका बाह्य परत है। बाह्य परत ही घूर्णन कर रही है। जब घूर्णन कर रही है बाह्य परत, तो अगर विषुवत रेखा पर देखें तो इनकी बीच की दूरी क्या है, कम। और अगर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। मतलब यह हुआ कि चाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी। ठीक, मतलब अगर दूरी ज्यादा होगी, अगर समय को फिक्स कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि 24 घंटा में एक चक्कर लगाएगी, अगर समय को फिक्स कर देंगे तो चाल को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। समझ गए बात को? लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, तो ये बीच की दूरी, केंद्र से सरफेस के बीच की दूरी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जब कम होती जा रही है, इस कारण से, चूंकि समय फिक्स है, 24 घंटे में ही करना है, ठीक,
इसलिए इनकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ में बात गई। और चूंकि उत्तरी पोल पर यह दूरी 0 के आसपास हो जाती है तो वहां पर वो स्थिर जैसा प्रतीत होता है। ठीक, तो एक तो कारण यह है। दूसरा, समय को हम स्टैटिक बना रहे हैं। मतलब अगर इस परत को 24 घंटे में एक चक्कर लगा के पहुंचना है अपनी जगह पर, ठीक, तो दूसरी परत को भी 24 घंटे में अपनी जगह पर पहुंचना है। ठीक, तो ये परत क्या है, मोटी ज्यादा है, तो इसको अगर अपनी जगह पर वापस आना है 24 घंटे में तो उसे ज्यादा तेजी से घूमना पड़ेगा, और जहां पर दूरी कम है वहां कम तेजी से घूमना पड़ेगा। इसी कारण से क्या होते हैं, विषुवत रेखा पर ये ज्यादा तेजी से घूमती है, और ध्रुवों पर जागने पर इसकी दूरी कम होने के कारण ये घूमने का टाइम क्या होता है, टाइम तो सेम ही होता है, ठीक, लेकिन उसे कम चक्कर लगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। समझ में आई। तो ये दो कारण की वजह से क्या होता है, अलग अलग परतें अलग अलग गति से घूर्णन करती है। क्लियर है बात यहां तक। चलिए पहले इतनी बात लिख लीजिए, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। चपटी होती, एक तस्तरी होती। पृथ्वी अगर चपटा होता तो तस्तरी होता, तो इसके डिफरेंट परत नहीं होते, तो एक ही दर से घूम रही होती। इसमें तो कोई लॉजिकल वाली बात तो है नहीं है? अगर पूरी तरह से गोल होती, ठीक है, तो इसका तब भी यही रहता, क्योंकि वहां ध्रुवों पर चपटे होने से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि तब भी परत होता ना। अगर वो अगर पूरा गोल होता तब भी होता। लट्टू को देखिए, ऊपर का हिस्सा क्या रखता है, स्थिर प्रतीत होता है ना, ठीक, और नीचे का हिस्सा बड़ी तेजी से घूमता है, या बीच वाला हिस्सा देखिए बड़ी तेजी से घूमता है, तो गोल भी होती है। हम गोलाकार मानकर ही यह संकल्पना कर रहे हैं। समझ गए बात को। चलिए तो लिखिए, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूर्णन कर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, लेकिन यह घूर्णन की दर लेकिन यह घूर्णन की दर पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर यह घूर्णन की दर पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न है। भिन्न भिन्न है, जहां जहां ध्रुवों पर इसकी गति जहां ध्रुवों पर इसकी गति ना के बराबर है। ध्रुवों पर इसकी गति ना के बराबर है, वहीं विषुवत रेखा पर वहीं विषुवत रेखा पर इसकी गति वहीं यही इसी चीज के लिए रोका था मैं। ये 1600 प्रति सेकंड नहीं, प्रति घंटा होगा, ठीक, प्रति घंटा कर लीजिए, लगभग 1600 एग्जैक्ट ही कर लीजिए, जब देख ही लिए 1670, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बना लीजिए। हमने कहा करेक्शन ही करवा देते हैं, थोड़ा सा हमको पेन दो, फिर बार बार हमको चेक करना पड़ेगा। लिख, क्योंकि किलोमीटर में दिया हुआ है तो पर सेकंड का कोई मतलब नहीं बनता, और फैक्ट जो है बहुत जल्दी याद नहीं रहते। माइल्स में लिखना हो तो 1038 माइल पर आवर, ठीक है। विषुवत रेखा पर इसकी गति 1670 किलोमीटर, लगभग लिख लो, लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके दो कारण हैं, और यही जो अलग अलग परत पर अलग अलग गति कर रही, इसी के कारण कोरिलेस बल उत्पन्न होता है, ठीक। आगे चलकर इसीलिए ये सब चीजें पहले पढ़नी चाहिए। कोरिलेस बल जब पढ़ाऊंगा तब इसका मैं यूज करूंगा, ठीक। तो वहां ये थोड़ी बताऊंगा कि अलग अलग गति, देखिए हमने बताया था कि अलग अलग गति से गति करता है, तो कैसे कोरिलेस बल वर्क करता है, बस इतने ही बोल के छोड़ दूंगा, ठीक है। तो लिखिए, इसके दो कारण हैं। नंबर एक, विषुवत रेखीय व्यास अधिक होने के कारण विषुवत रेखीय व्यास
अधिक होने के कारण विषुवत रेखीय पथ की गति ज्यादा होती है। विषुवत रेखीय पथ की गति अधिक होती है, ज्यादा अधिक होती है। रेखीय पथ की गति अधिक होती है, जबकि ध्रुवीय व्यास कम होने के कारण ध्रुवीय व्यास कम होने के कारण इसकी गति कम होती है, इसकी गति कम होती है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, इससे पहले थोड़ी जानता था मैं ये सब, क्यों ऐसा है, क्यों कभी पूछा ही नहीं, ठीक ना कहीं पढ़ाया गया। तो हमने सर्च करना शुरू किया। जब सर्च करना शुरू किया, क्योंकि जब कोई चीज याद कब रहता है आपको, जब उसका कारण आपको पता हो, ठीक, तभी तो जो है चीजें याद रहने लगती हैं। अगर आपके जीवन में आप रोड से जा रहे हैं, अब ये जिंदगी भर याद रहेगा कि किसी ने ठोकर मार दिया, कारण पता है, ठीक, देख पाए इसलिए। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना हो, रोड पे हो और आप निकल जाए और आपसे कोई संबंध ना हो उसका, ठीक, तो आपको याद नहीं रहता वो सब चीजें। ठीक, हमारा दिमाग जो है ये बहुत यूनिक चीज है। ठीक, इसकी जो कैपेबिलिटी ये बहुत ज्यादा है। बच्चे जो हैं उस कैपेबिलिटी को खोज नहीं करना चाहते, उसकी कैपेबिलिटी क्या है उसका पता नहीं लगाना। कोई भी व्यक्ति, इससे परे कुछ भी नहीं। दुनिया में जो भी हो रहा है, जो भी चीजें की जा रही हैं, सब इसी दिमाग के बलबूते ही किया जा रहा है। और जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो कर रहा है वो बहुत बुद्धिमान, हमारी नजर में वो विद्वान नजर आता है, लेकिन उसके लिए वो बहुत नॉर्मल बातें हैं। चाहे मान लीजिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट है, ठीक, हमको लगता है कि अरे रॉकेट साइंटिस्ट होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो उस फील्ड में वर्क कर रहा है वो उसके कारण को जानता है कि अगर कितना स्पीड दिया जाए तो उतनी गति से ये जो है पृथ्वी का वायुमंडल क्रॉस कर जाएगा। तो जो उसमें काम कर रहा है उसके लिए वो चीजें क्या हो चुकी है, आसान हो चुकी है। तो आसान और कठिन होना ये एक रिलेटिव अवधारणा है, सापेक्षिक अवधारणा। कोई चीज कठिन तब तक है जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते। जब आप जान जाते हैं तो कोई भी चीज दुनिया का कठिन नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप जान गए और उसके बाद भी आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या हैं, आप हैं गधे। ठीक, जिसको कहते हैं निरा गधा। बुद्धिमान और बेवकूफ दो शब्द सुनते हैं आप। एक बुद्धिमान और एक बेवकूफ में क्या फर्क है? हम अक्सर जहां भी पढ़ाते हैं ये क्वेश्चन हम जरूर पूछते हैं। ठीक, एक बुद्धिमान व्यक्ति और एक बेवकूफ व्यक्ति में क्या फर्क है, क्या समझते हैं? हैं? बेवकूफ क्या होता है? देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति हर बार एक नई गलती करता है। ठीक, तो जब हर बार आप नई गलती करोगे तो हर बार आप कुछ नया सीखोगे। लेकिन बेवकूफ व्यक्ति एक ही गलती को बार बार दोहराता है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, पीटी दिए, नहीं हुआ, ठीक, और फिर अगली बार पीटी दिए, नहीं हुआ, फिर अगली बार पीटी दिए, नहीं हुआ, तो आप क्या हैं, बेवकूफ। क्यों? क्योंकि आप पता नहीं लगा रहे हैं कि आपकी कमियां क्या हैं। अगर आपको पता चल जाए, दुनिया में जो भी समाधान है वो किसका है, कारणों का समाधान है ना। जब आपको कारण ही नहीं पता होगा आप समाधान कभी निकाल ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, इसमें तो और कोई रॉकेट साइंस वाली चीजें तो है नहीं। ठीक, तो जब आप परीक्षा दे रहे हैं, आपने एक बार फेल किया, दो बार फेल किया, तो इसका मतलब है या तो आपको अपने पढ़ने का ढंग बदलना होगा, ठीक, या तो आप कायदे से चीजों को पढ़ नहीं रहे। और इसके कई सारे कारण हैं। कई सारे कारण कैसे? जैसे मेरा एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त क्या, हमारा रूम पार्टनर था, हम अक्सर उसका उदाहरण देते हैं और आज भी घूमता है। तकलीफ होती है हमको, लेकिन जब, और जो मूर्ख लोग होते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। ये बहुत विशेषता है इसकी, एकदम चरम विशेषता है
कि जो आपको बहुत कम नॉलेजेबल पर्सन होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, ठीक? तो वो हमको आजकल जब मिलता है तो कहता है भैया हमको कहीं पे पढ़ाने के लिए लगा दो। अच्छा, हम जानते हैं उसके बारे में हकीकत। जब हम हकीकत जानते हैं, हम कहाँ भेज दें उसको? क्योंकि जहाँ भी जाएगा वो मेरे क्रेडिट पे जाएगा। और जब वो पढ़ाना शुरू करेगा, पता चला कि कमियाँ वही हैं, जानता नहीं है। तो किसको बात कही जाएगी? मुझे कही जाएगी। आज 5-6 साल तो मेरे साथ रूम पार्टनर रहा और उसके बाद 5 साल और बीत चुका है। मतलब करीबन 10 या 12 साल से मैं उसको जानता हूँ, अभी तक उसका एक पीटी नहीं निकला। ठीक है? उसको हमने कई बार समझाया, ऐसा नहीं कि नहीं समझाया। हम अभी गए थे, तब भी हमने समझाया। हमने कहा देखो ऐसा है, घर बैठने से काम तो चलेगा नहीं। तुम दिन भर पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ रहे हो, 24 घंटा पढ़ रहे हो, क्या मतलब है अगर वो परिणाम के रूप में सामने नहीं आ रहा? ठीक है? तो ज़्यादा ज़रूरत जब आप जान जाओ किसी व्यक्ति को कि ये मूर्ख है, ये समझेगा नहीं, कभी उसको समझाना नहीं चाहिए। अगर आप समझाएँगे तो आप ही मूर्ख बन जाएँगे, समझ रहे हैं? तो इसलिए ज़्यादा किसी को समझाना नहीं चाहिए, 1-2 बार समझाइए। अगर मान जाता है, अच्छी बात है। ये ना तय करके बैठ जाए इसको तो मैं सुधार के ही रहूँगा। उसको आप नहीं सुधार पाओगे, वो आपको सुधार देगा। तो उसके बाद से हमने बोलना ही छोड़ दिया। मैं जाता हूँ, जब कभी मैं जाता हूँ, अपना रात में रुका मैं, अपना खाया-पिया मस्त होके सुबह हम निकल आते हैं। हम कभी कुछ नहीं करते, उससे पढ़ाई के बारे में बात ही नहीं करते। शुरुआत में गए थे, तकलीफ हुआ कि अभी तक भी पढ़ा हुआ है, पीटी नहीं निकला। तो हमने सोचा कि लाओ गाइड करने की कोशिश करता हूँ। नहीं हो रहे गाइड। जब नहीं हो रहे हैं, चलो भैया अपनी जगह पे, ठीक? और वही हमको काम दिया, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। हमने बेटा भी करो तो सही। तब पता चलता है जब तक आप किसी पानी के भीतर घुसते नहीं है ना, तब तक आपको गहराई का पता नहीं चलता, ठीक है? हमको पढ़ाना आता है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कितनी मेरी पहुँच है? बिल्कुल नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप बुद्धिमान हैं, आप नॉलेजेबल हैं, तो आप सही जगह पर ही पहुँच जाएँगे, नहीं होगा। और बहुत बार बहुत गधे लोग भी बहुत अच्छी जगह पहुँच जाते हैं। बात होती है अवसर की, ठीक है? कि किसको कैसा अवसर मिल रहा है। इसीलिए हमेशा तैयार रहिए अवसरों को लपकने के लिए, ठीक है? यही गलती हम क्या थे, जैसे अपने यहाँ बहुत जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग थे, वो बहुत समझदार लोग थे। उन्होंने जो भी बातें कही, बहुत सोच समझ के कही। हम लोग जब जवान होते हैं तो उन बातों पर यकीन नहीं करते। लेकिन बाद में जैसे-जैसे कहते हैं ना, आप अपने जीवन में जब टीन एज में रहते हैं, सबसे ज़्यादा नफ़रत किससे करते हैं? अपने पिता से। क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पिता हमेशा आपको टोकते रहते हैं। बेटा ये मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। आपको लगता है अरे यार इनको कुछ आता पता है नहीं दुनियादारी का और ये हमको हमेशा रोकते रहते हैं। कभी एन्जॉय नहीं करने देते। लेकिन आज मैं देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जो एन्जॉय जिसे हम एन्जॉय समझ रहे थे, असल में वो एन्जॉय था ही नहीं, है ना? उस समय नहीं चाहिए और वहीं पर कुछ बच्चे देखे, बहुत ही कंसंट्रेटेड अपने फ्यूचर के बारे में। जब वो कंसंट्रेटेड रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, देखिए वो अपनी जगह पे पर्टिकुलर जगह पे पहुंचकर अपना काम कर देते हैं। मेरे साथ ही एक लड़का पढ़ता था, हम लोग साथ ही में ज्योग्राफी ऑप्शनल का जो है वो किए थे। बच्चे का नाम तो मुझे याद नहीं, हमसे जूनियर था। जब आया तब तक मैं भाई तोप बन गया था, ठीक? कई बार मैं मेंस वेंस लिख चुका था। तो इस वजह से वो आता था, अमित भाई हमको थोड़ा सा बता दीजिए कैसे क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ठीक? और उसकी ऐसा निरीह जैसा दिखता था और ऐसे नम्र और भद्र आवाज में बात करता था। हम उसको कल हम उसका एक वीडियो देखे, बलिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है, ठीक है? तो अतिक्रमण हटा रहा था, कोई अच्छे चीज के लिए नहीं वायरल हुआ, बहुत गलत चीज के लिए वायरल हुआ। और हम उसको देखे, एसडीएम है, तो देखते ही हम जान गए कि ये तो अरे वो तो वही ये लड़का है जो मैं मिलता था। वो जो है अपने काम में लगा रहा, उसका जो है पीसीएस में उसका सिलेक्शन हुआ। अब अफसर बन गया, आराम से चश्मा पहने आराम से ऐसे जा रहा है। एक व्यक्ति को बुलाया, वो सुना नहीं, उसको देख के लगता भी नहीं तो अफसर है। तो एक व्यक्ति को बुलाया, वो सुना नहीं, पुलिस वाले पहुंचे गाली देते हुए, साले तुमको इतने बड़े अधिकारी आए हैं, तुमको बुला रहे हैं, तुम सुन नहीं रहे हो, ठीक है? तो वो बोला कि अधिकारी हमको खाने के लिए देता है जो हम सुने, ठीक है? ऐसा कुछ बोला चाय वाला या कोई था। तो हम उसको देखे, तब हमको याद आया कि अच्छा बताओ, ये बच्चा जो है हमारी गली में ही रहता था और मेरे साथ ही जो है पढ़ा था। लेकिन उसमें और हम में अंतर क्या था? हम में अंतर ये था
कि हमने किसी परीक्षा को बहुत छोटा समझ लिया। हमने सोचा नहीं पीसीएस नहीं बनना, अपने को तो आईएएस ही बनना है, फिर कभी कंसंट्रेट नहीं की। तो हम क्या थे, मूर्ख थे ना। अगर हम शायद पीसीएस देकर हम कहीं सिलेक्ट हो जाते तो हमारे आईएएस भी बनने की चांसेस बढ़ जाते, लेकिन उस समय ऐसा नहीं सोचते थे हम। उस समय कुछ अलग सोच थी। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप आईएएस और पीसीएस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आईएएस दे रहे हैं तो एक दो अटेम्प्ट आपको ईमानदारी से आईएएस के देने चाहिए। उस समय आपको पीसीएस नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही पीसीएस, क्योंकि दोनों का पढ़ने का फॉर्मेट थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है। पीसीएस में आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक। आईएएस में उतना ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जब हम लोग आईएएस की पढ़ाई करते थे तो फैक्ट पर उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब पीसीएस की तैयारी करे, तैयारी तो करी नहीं लेकिन उस दौरान हो गई जो, तो उस समय फैक्ट अपने को बहुत कलेक्ट करना पड़ता था, ठीक है। तो वो जो चीजें है थोड़ा सा, इसलिए शुरुआत में अगर आईएएस दे रहे हैं तो 1-2 साल आपको आईएएस ही देना चाहिए, पीसीएस नहीं देना चाहिए। हाँ, 2 बार दिए, आपका पीटी नहीं निकला, मेंस नहीं निकला, तो आप रुक जाइए। आप पहले उससे लोअर में निकाल कर फिर आप आगे का बढ़िए, ये सही स्ट्रेटजी है। लेकिन कुछ बच्चे और आगे बढ़ जाते हैं। वो क्या करते हैं, इधर लॉ भी कर लिए, उधर जेआरएफ भी दे रहे हैं, उधर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, इससे आपका ध्यान का भटकाव होता है, पढ़ने का टाइम आपका कम हो जाता है। ये फुल टाइम तैयारी करने का फील्ड है, ठीक है। कुछ बीएड कर लेते हैं, और हम ज्यादातर ऐसे बच्चों को देखे हैं कि वो लास्ट में ये लाइन भूल जाते हैं और उधर ही चले जाते हैं, और जिंदगी भर फिर तरसते हैं कि काश हम ये अफसर बनते। एक अफसर बनना और एक टीचर बनना, जमीन आसमान का फर्क, ठीक है। चलिए यहाँ आइए, क्या लिखा। अरे लास्ट लाइन पढ़ दिए होते प्रभु, इतना लंबा काहे पढ़ रहे हो। चलो दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो, लास्ट पढ़ देना चाहिए बस। लिखिए, पृथ्वी की प्रत्येक परत को पृथ्वी की प्रत्येक परत को 24 घंटे में एक चक्कर लगाना पड़ता है। 24 घंटे में एक चक्कर लगाना पड़ता है। ये ऊपर वाली परत, ये सरफेस की बात हम कर रहे हैं, ठीक। अब ये सरफेस ज्यादा चौड़ा है कि नहीं, इसका परिधि अगर देखेंगे तो ज्यादा है, ऊपर जाएंगे इसका सरकमफ्रेंस कम है, ऊपर का सरकमफ्रेंस। अब इस परत को घूमकर फिर से यहीं पर आना है, तो ये ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा, ज्यादा डिस्टेंस तय करना है ना। जबकि ऊपर की परत छोटी है तो उसको कम चक्कर लगाना पड़ेगा, कम तीव्रता में जल्दी आना पड़ेगा। उसके पास टाइम ज्यादा है, इसके पास टाइम कम है, तो इसलिए इस परत को ज्यादा तेजी से चक्कर लगाना पड़ेगा, लेकिन ऊपर वाली परत को कम तेजी से चक्कर लगा। यही होता है पृथ्वी के साथ। समझ में आई बात? तो लिखिए, विषुवत रेखीय परत की परिधि अधिक होने के कारण की परिधि अधिक होने के कारण की परत की परिधि अधिक होने के कारण परत की परिधि सरकमफ्रेंस की परिधि अधिक होने के कारण निश्चित समय में घूर्णन को पूरा करने के लिए निश्चित समय में घूर्णन को पूरा करने के लिए अधिक तेजी से घूमना होता है, अधिक तेजी से घूमना होता है। जबकि ध्रुवों पर स्थित परत को जबकि ध्रुवों पर स्थित परत की परिधि कम होती है, परिधि कम होती है। अतः निश्चित समय में घूर्णन को पूरा करने के लिए अतः निश्चित समय में घूर्णन को पूरा करने के लिए उसे कम गति की आवश्यकता होती है। में घूर्णन को पूरा करने के लिए उसे कम समय की आवश्यकता होती है। यही चीज उस दिन एनसीईआरटी में भी पढ़ाया था, याद है? लेकिन वहां पर कितना छोटा सा था,
ठीक, तो ये डिफरेंस है एनसीईआरटी का, यहीं से आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। समझ गए? चलिए देखिए, ये जो घूर्णन कर रही है पृथ्वी अपने अक्ष पर, घूर्णन कर रही है पृथ्वी, ठीक। अब मान लीजिए सूरज जो है यहां पर है, ठीक। अब घूर्णन करते हुए जो हिस्सा सामने होगा, यहां पर क्या होगा? दिन होगा। और जो हिस्सा पीछे है वहां पर रात, है ना? तो दिन कहां? सामने के हिस्से में, और पीछे के हिस्से में रात। तो मतलब यह है कि घूर्णन के कारण इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी की दैनिक गति। और इस दैनिक गति के कारण क्या होता है? इस दैनिक गति के कारण दिन व रात होते हैं। समझ में आई बात? ये मान लेते हैं सूरज है, जहां से ये प्रकाश आ रहा है, ठीक, इस पर पड़ रहा है, ठीक। और ये हिस्सा है पूरब, इतनी बात सही है। और ये हिस्सा है पश्चिम। अब पृथ्वी क्या कर रही है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो मान लेते हैं यहां पर पश्चिम था पहले, अब इधर ऐसे घूमी, तो कौन सा हिस्सा पहले आया? पूरब आया। समझ में बात क्या आई कि नहीं? कि जब पश्चिम वाला सिरा पीछे जाएगा ना, और पूरब वाला हिस्सा बाहर आएगा जब सामने आएगा। तो इसके कारण चूंकि पृथ्वी की घूर्णन कैसा है? पश्चिम से पूरब है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? पूरब की ओर। पूरब हिस्सा, जब पश्चिम तो छूट गया ना, पीछे चला जाएगा, पूरब सामने आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए सूर्योदय कहां होगा? पूरब में, और सूर्यास्त कहां होगा? पश्चिम में। क्लियर है बात? तो लिखिए, पैरा चेंज करके इसको बना लिए हैं, बना डालो जल्दी से। देखिए, सही से कोई पढ़ाने वाला हो ना, तो एक भी टॉपिक इधर उधर खिसकेगा नहीं आपका। और उसके बाद जब क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे, मजा आएगा। तब ये नहीं लगेगा कितना कठिन क्वेश्चन दे दी, तब कठिन क्वेश्चन भी आपको आसान लगेगा। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, पृथ्वी पर के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण, इसको हम शॉर्ट समराइज करके लिखा रहे हैं, आप समझ जाइएगा। अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन व रात होते हैं। ये बात नहीं लिखा रहे हैं जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां दिन, और जो पीछे होता है वो चित्र में मैंने बना दी। दिन व रात होते हैं, जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। जिसे पृथ्वी की दैनिक गति कहा जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, हम कई चीजें क्या करेंगे? कम लिखाना शुरू करेंगे। अभी शुरुआत की स्थिति है हर चैप्टर का, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा लिखा रहा हूं, आगे नहीं लिखाऊंगा मैं इतना, ये ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड करते हुए चलूंगा, जो पीछे मैं पढ़ा चुका हूं, आगे के टॉपिक पढ़ाते वक्त मैं नहीं लिखाऊंगा, मैं जानूंगा कि आप जानते हैं, ठीक है ना, समझाऊंगा मैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो वहां पर अगर आप हमसे पूछे तो हम यही कहेंगे, जाके पीछे का नोट्स पढ़िए, ठीक। चलिए, इसी घूर्णन के कारण, जिससे पृथ्वी का दैनिक गति कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है। इसी कारण सूर्योदय, इसी कारण सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। इसी कारण सूर्योदय पूर्व में होता है। नहीं, सबसे पहले जापान, अब ये वो है, मान लिया गया है कि जो सबसे पहले सूरज की किरण, मानी अगर नहीं होता तो हम समय का निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक। तो हो सकता है जहां सूरज था, पश्चिम वाला हिस्सा पहले था, तो वो भी सूर्योदय मान सकते हैं। लेकिन हमने अपने अध्ययन के लिए मान लिया सूर्योदय कहां पर? पूरब। तभी तो हम कैलकुलेशन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा मान लिया, ठीक। तो हम माने कि पश्चिम से पूरब, तो पूरब दिशा सामने आएगा, पहले पूरब वाला पक्ष पृथ्वी का सामने आएगा, इसलिए सूर्योदय कहां पर? पूरब। समझ में आई बात?
और सूर्योदय कहां पर? पश्चिम। ठीक, चलिए ये हो गया जो है आपका आपका घूर्णन। अब देखिए यहां पर हमने देखिए टॉपिक में हमने क्या कहा था, दिन रात का होना। ठीक, तो दिन और रात का छोटा बड़ा होना प्लस ऋतु परिवर्तन दोनों एक साथ करवा रहा हूं। ठीक, दिन व रात का छोटा बड़ा होना व ऋतु परिवर्तन। नोट करके कहीं पर लिख दीजिए, शुक्र और अरुण जो ग्रह हैं वो पूरब से पश्चिम घूमते हैं अपनी धुरी में। कहीं पर नोट करके लिख लीजिए, शुक्र व अरुण ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, मतलब वहां सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम वाले हिस्से में पहले होगा और सूर्यास्त पूरब में होगा। हाँ, देखिए चलेंगे दिन रात का छोटा बड़ा होना ऋतु परिवर्तन पर। सबसे पहले थोड़ी सी कुछ चीजें बात कर ली जाए। देखिए सूरज क्या है, सूरज कह रहे सॉरी, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो ऊर्ध्वाधर अक्ष है, ठीक, इससे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, और जो क्षैतिज अक्ष है, ठीक, इसे समतल अक्ष कहा जाता है, इससे जो है 66.5 डिग्री का झुकाव। ठीक, समतल अक्ष के 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, मतलब जो पृथ्वी, ये पृथ्वी का वास्तविक अक्ष है। ठीक, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये दोनों रेखा एक ही जगह से गुजरनी चाहिए। क्लियर है बात? रुकिए हम सही से बना दें। हैं? ये सब कुछ नहीं, जो मैं समझा रहा हूं बस उतने ध्यान दो, अपना दिमाग मत लगाओ। जब एक बार मैं समझा लूं उसके बाद आप अपना दिमाग लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो उसको समझने के चक्कर में मैं क्या समझाना चाह रहा हूं मैं वो भूल जाऊंगा। देखा, अगर हम सीधा अक्ष खींचे पृथ्वी का तो कुछ कुछ ऐसे होगा, लेकिन पृथ्वी ऐसे नहीं है। ठीक, पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर इस तरह से है। ठीक, समझ गए बात को? जो अपने समतल अक्ष से, ये इसका क्या है? समतल अक्ष। ये समतल का ऊर्ध्वाधर अक्ष। समतल का परपेंडिकुलर के हिंदी में क्या कहते हैं? लंबवत। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? अगर मजा आ रहा है तो बात सही है। तो यहां पर इसका झुकाव समतल से कितना है? 66.5 डिग्री। ठीक, जबकि ऊर्ध्वाधर अक्ष से इसका झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। अब ये ना कहना कि कोण गलत बना है। ठीक, ये अनुमान मान लो, मान के चलना है आपको। क्लियर है बात?
अब देखिए, ये ध्रुव है, ध्रुव को मैंने दिखाया, ठीक है। अब सूरज का प्रकाश इस हिस्से में पड़ रहा है, ठीक है। तो जितने हिस्से में पड़ रहा है, मैं उसे क्या कर रहा हूं, नेक्स्ट चित्र बना दूं। नेक्स्ट चित्र बना, इसको पहले बना लीजिए, गड़बड़ा जाएगा मामला। इसमें टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, तभी उस दिन नहीं पढ़ाया, हमने कहा अभी रुक जाइए। ये समझ गए तो क्लाइमेटोलॉजी आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा चीजें। क्यों शीतोष्ण कटिबंध है, क्यों उष्ण कटिबंध है, ये सब समझना आपको आसान हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पेज पे जाऊं। ठीक है, देखिए, जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो इस पूरे हिस्से में यहां क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा, ठीक। तो यहां स्थिति किसकी है, दिन की, और जो पिछला वाला हिस्सा है यहां रात की। ये जो वृत्त बना जहां तक प्रकाश है, इसे कहा जाता है प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त। मतलब इस वृत्त तक क्या रहेगा, प्रकाश रहेगा, तो इसे प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जो डॉटेड लाइन तक, जहां से मैंने ये लाइन खींची, इतने हिस्से प्रकाश के, यहीं से दिन रात का बड़ा छोटा होना जुड़ा हुआ है। अभी कैसे है मैं बता रहा हूं, इस झुकाव के कारण, ठीक है। अब क्या करता है, मान लीजिए यहां सूरज है, अब ऐसे कल्पना करिए कि पृथ्वी झुकी हुई है, ठीक है, अपने अक्ष पर घूम भी रही है और साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगा रही, ठीक। जैसे ऐसे आया मैं और इस बोर्ड के पीछे से होकर फिर से आया, ये कल्पना करनी है, ठीक है। ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये झुकाव ऐसे है, ठीक, झुका हुआ है। अब पृथ्वी यहां पर ये झुका हुआ है, तो प्रकाश सीधा कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। अब ऐसे ही करते 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 मैं यहां आ जाऊंगा, समझ गए। झुकाव तो वही रहेगा, ठीक। ये झुकाव मान लीजिए ऐसे है, ठीक। तो अब हम घूमते 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 ये वाला नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये पीछे की तरफ चला जाएगा। समझ गए, क्लियर है बात, ठीक। अब यही चीज को ध्यान बना के रखिए। ठीक है, झुकाव को हम सेम रखेंगे, क्लियर। तो देखिए, ये 0 डिग्री, यहां पर सूरज की जो लंबवत किरण है ये इस रेखा पर पड़ रही, लंबवत, ठीक। ये होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। पीछे हमने बताया था जो 0 डिग्री है 2 भागों में बांट देगा पृथ्वी को, है ना। यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये जो 0 डिग्री है ये पृथ्वी को क्या कर देता है, 2 भागों में बांट देता है। इसको ऊपर को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध,
अभी आगे चलकर इसको पढ़ाऊंगा जब अक्षांश देशांतर पढ़ाऊंगा। और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर। तो उत्तरी गोलार्ध में इस समय सूरज की किरण कहां पड़ती है, 23-23.5 डिग्री नॉर्थ में पड़ती है। समझ गए बात को। इसे कहा जाता है कर्क रेखा। ठीक। अब सूरज की किरण जो है यहां लंबवत पड़ रही। ठीक। ये भी क्या है, 23.5 डिग्री साउथ। ठीक। यहां पर इसको कहते हैं मकर रेखा। इसके बाद भी सूरज की किरणें पहुंचेंगी, लेकिन ये कहां पहुंचेंगी, कैसे पहुंचेंगी, तिरछे। ठीक। जानते सब थे ये सब, लेकिन क्लियरिटी नहीं थी, और मेरा काम है वही क्लियरिटी बना देना। समझ गए। देखिए इसका मतलब ये हुआ, हम इस वाले चित्र को वो कर रहे हैं, ठीक है, नहीं ऊपर बना देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सूरज की किरण जो है साढ़े 23 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, इन्हीं के बीच में कैसी पड़ती है, सीधी पड़ती है। इसीलिए कहा जाता है कि सूरज एक बार 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ की ओर जाती है। ठीक। फिर वहां से 0 डिग्री पर आती है और फिर 23.5 डिग्री साउथ से। ये सूरज की पृथ्वी पर वार्षिक गति है। और ये सूरज की, देखिए पृथ्वी की वार्षिक गति, सूरज के चारों तरफ एक साल में चक्कर लगा, सूरज की पृथ्वी पर वार्षिक गति कर्क रेखा से मकर रेखा तक की गति। कर्क से पहले जाएगा, कर्क यहां पर गति का मतलब यह है सूर्य की सीधी किरणें यहां पर पड़ रही। ठीक। मतलब यह है कि सीधी किरणें 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएगी, फिर 0 पे आएगी, फिर 0 से 23.5 डिग्री साउथ जाएगी, फिर 0 पे आएगी, फिर 23.5 डिग्री, यही पूरे साल भर सूरज करती रहती है। और इसी कारण से जो सर्वाधिक जहां तक पहुंचती है सूरज की लंबवत किरणें, उसी के आधार पर कर्क रेखा और मकर रेखा का क्या किया गया है, निर्माण किया गया। समझ में आई बात। ठीक। अब इसका क्या रोल होता है ऋतु परिवर्तन में, इसको देखते हैं। ठीक है, यहां तक बना लिए। अब देखिए इस समय सूरज की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ठीक। जो प्रकाश वृत्त आपका बनेगा वो ऐसे बनेगा। ठीक है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो रात वाली स्थिति है हम उसको ऐसे डार्क कर दे रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति होती है 21 जून को। तो देखिए यहां पर क्या क्या होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर क्या है, लंबवत है। और जब लंबवत है, यहां पर देख रहे हैं दिन की लंबाई, ये पोल है, दिन की लंबाई लगातार जैसे जैसे विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में, जैसे जैसे विषुवत रेखा से हम कहां चले जा रहे हैं, पोल्स की ओर जा रहे हैं, दिन की लंबाई लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। और विषुवत रेखा पर अभी दिन की लंबाई क्या हो जाती है, वह ध्रुवों पर दिन की लंबाई सर्वाधिक हो जाती है, बल्कि 6 महीने के दिन हो जाते हैं। क्योंकि इस स्थिति में पहुंचने में 3 महीना इसको 6 महीना लगेगा।
तब तक यहां दिन रहेगा, ठीक। लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, साउथ हेमिस्फीयर में दिन छोटे हो जाते हैं, ठीक, और रातें लंबी हो जाती। देख रहे हैं, रात पोल्स को इधर एक्सटेंड कर गया, तो रातें क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। क्योंकि हम लोग नॉर्थ गोलार्ध में रहते हैं, तो ये हमारे लिए कौन सी ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, ठीक। तो इसे कहा जाता है, इस स्थिति को कहा जाता है ग्रीष्म आयनांत, और इस ऋतु को कहा जाता है ग्रीष्म ऋतु। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारे लिए ग्रीष्म है वो साउथ हेमिस्फीयर के लिए ठंडी। तो अपने यहां गर्मी का मौसम, और दक्षिणी गोलार्ध में जैसे ऑस्ट्रेलिया को ले लिया जाए, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो जाएगा, ठंडी का मौसम। समझ में आई बात। अब सूरज की किरणें, अभी हमने कहा था पहले कहां जाएगी, कर्क रेखा पर जीरो से, फिर जीरो पर वापस आएगी। तो यहां पर कहां वापस आ गई है, जीरो को पर आ गई है। तो ये स्थिति कब होती है, 23 मार्च को, नहीं मार्च कैसे, जून तो यही है, 23 सितंबर को। इस समय सूरज की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं, 0 डिग्री पर, ठीक। तो दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या हो जाए, अब ऐसे है तो आधा हिस्से पे रात और आधा हिस्से पे दिन, और घूमकर पृथ्वी जब सामने आ जाएगा फिर आधा हिस्से पे दिन आधा हिस्से पे रात, तो इस समय दिन रात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसे कहा जाता है विषुवत स्थिति, इक्विनॉक्स। लेकिन अपने यहां ठंडियों से पहले आ रहा है ना, कब आ रहा है, ठंडी से पहले आ रहा है, तो इसलिए इसे किसके नाम से जाना जाता है, शरद विषुवत के नाम से। चक्कर लगाते लगाते सूरज कहां पहुंच जाएगा, सॉरी गलत हो गया है, थोड़ा हम चित्र इसको सही करते हैं, ठीक। हम्म हम्म अरे यार, पोल हम बहुत बड़ा बना दिए। अभी तो समझ जाओगे, बाद में क्या होगा। 23.5 डिग्री साउथ, इस समय सूरज की किरणें कहां है, 23.5 डिग्री साउथ में। मतलब मकर रेखा पर। और ये स्थिति होती है 22 दिसंबर को। अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, देखो ठंडी चल रही कि नहीं, ठीक। तो इस समय प्रकाश वृत्त कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रकाश वृत्त हर स्थिति में विषुवत रेखा के मध्य से होकर गुजरती है। इस कारण से विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात की लंबाई समान होती है किसी भी मौसम में। अब देखिए, यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में किसकी स्थिति होगी, गर्मी की, ठीक। लेकिन अपने लिए क्या है, ठंडी की। हम चूंकि उत्तरी गोलार्ध में बैठे हुए तो इसलिए उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो ये जो पोजीशन है इसे कहा जाता है शीत आयनांत। याद रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर के लिए ये शीत आयनांत है, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर के लिए ग्रीष्म आयनांत है, ठीक। तो अपने यहां इस समय कौन सी ऋतु होगी, शीत ऋतु। फिर से देखिए, यहां जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर चलते चले जाएंगे, अपने यहां देखिए क्या होगा, दिन छोटे होते चले जाएंगे और रातें लंबी होती चली जाएंगी, ठीक। और ध्रुवों पर जाकर 6 महीने की रात हो जाएगी। जब यहां रहेगा 6 महीने का दिन, जब यहां रहेगा 6 महीने की रात,
जैसे जैसे पोल्स की ओर जाएंगे दिन की अवधि कम होती जाएगी, रातें लंबी होती चली जाती हैं। तो याद करिए आज के डेट में अभी रात क्या होती है? लंबी होती है। दिन क्या होते हैं? 5 ही बजे देखिए अंधेरा हो जाता है, दिन छोटे हो जाते हैं। लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में जस्ट उल्टा होगा, ठीक? वहां दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी। समझ गए? जैसे ऑस्ट्रेलिया में। तो उनके लिए ग्रीष्म अयनांत, ग्रीष्म ऋतु, हमारे लिए शीत अयनांत या शीत ऋतु। कई बार यहां पर क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि आप ऑस्ट्रेलिया के डरबन में बैठे, ठीक? तो वहां पर तारीख दे देगा, इस तारीख को कहां हो क्या हो इस, तो ध्यान रखिएगा कौन सा पूछ रहा है। अब देखिए, अब फिर से सूरज की किरण कहां पहुंच जाएगी? 0 डिग्री पर, ठीक? और यह स्थिति होती है 21 मार्च को, ठीक है? इसे भी क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। चूंकि अपने यहां गर्मी से पहले आता है तो इसलिए इसे हम क्या कह देते हैं? बसंत कह देते हैं, बसंत विषुव, ठीक? हाँ, तो इसी तरह से पृथ्वी घूमती रहती है साल भर ना, और इस समय भी दिन रात की लंबाई क्या हो जाएगी? बराबर हो। तो ये जो दिन रात का बड़ा होना है, ये किसके कारण? पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी ना होती तब क्या होता? हमेशा दिन रात की लंबाई बराबर हो। फिर गोल गोल ही कब सोच के ये कल्पना किया गया है, ये सारी कल्पना गोल की है। समझ गए बात को? तो यहाँ पर कल्पना कौन सी है? गोली की तो कल्पना की है, कहीं पर हम चपटा बनाए। और अगर पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो क्या होता? अगर मान लीजिए झुकी होती और परिक्रमा ना करती, हमेशा एक गोलार्ध में दिन बड़े होते और एक गोलार्ध में दिन छोटे होते। एक गोलार्ध में गर्मी पड़ती, दूसरी गोलार्ध में ठंडी पड़ती। समझ में आई बात? दिन बहुत गर्मी बहुत ठंडी, जीवन होता नहीं होता। ठीक? क्लियर हुआ सारी चीजें? कुछ कठिन था? नहीं था। चल लेखन किया जाए। ठीक है, तो लिखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर समतल अक्ष से, समतल अक्ष से 66.5 डिग्री और ऊर्ध्वाधर अक्ष से ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वाधर अक्ष जैसा कोई अक्ष होता नहीं है। समतल के लंबवत अक्ष लिखाना चाहिए, लेकिन हम यहां लिखवा नहीं रहे, हम सीधा सीधा आपके समझने के लिए ऊर्ध्वाधर अक्ष कर दे रहे, वहां अपना अंडरस्टूड कर लीजिएगा। ठीक? जबकि ऊर्ध्वाधर अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री झुका हुआ है। यदि यह अपनी धुरी पर झुकी नहीं होती, यदि यह अपने धुरी पर झुकी नहीं होती तो सर्वत्र दिन व रात बराबर होते, सर्वत्र दिन व रात बराबर होते। लेकिन लेकिन यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती तो एक झुकी होती और सूर्य का परिक्रमा नहीं कर रही होती, और सूर्य की परिक्रमा नहीं कर रही होती, तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े होते, तो एक गोलार्ध में दिन सदैव बड़े होते
और रातें छोटी होती, जबकि दूसरे गोलार्ध में रातें बड़ी होती और दिन छोटे होते, जिससे जिससे एक गोलार्ध में अत्यधिक गर्मी एक गोलार्ध में अत्यधिक गर्मी तथा दूसरे गोलार्ध में अत्यधिक ठंडी की स्थिति होती, अत्यधिक गर्मी तथा दूसरे गोलार्ध में अत्यधिक ठंडी की स्थिति होती और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता, और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। हाँ, पैरा चेंज करके। लेकिन लेकिन पैरा चेंज करके लिखना है, लेकिन पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य का परिक्रमा करने के कारण और सूर्य का परिक्रमा करने के कारण विषुवत रेखा को छोड़कर विषुवत रेखा को छोड़कर पृथ्वी के अन्य भागों में पृथ्वी के अन्य भागों में दिन व रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। दिन व रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है और विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होते हैं और विषुवत रेखा पर सदैव दिन रात बराबर होता है, बराबर होते हैं, होता है नहीं, होते हैं, क्योंकि प्रकाश वृत्त या प्रदीप्ति वृत्त, जो भी लिखना चाहे, पीछे लिखा चुका हूं, क्योंकि प्रकाश वृत्त इसे हमेशा दो बराबर भागों में बांटती है, इसे हमेशा दो बराबर भागों में बांटती है। अतः विषुवत रेखा अतः विषुवत रेखा का आधा भाग सदैव प्रकाश प्राप्त करता है, विषुवत रेखा का आधा भाग सदैव प्रकाश प्राप्त करता है। पैरा चेंज करिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुके होने, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने तथा सूर्य का परिक्रमा करने के कारण सूर्य की परिक्रमा करने के कारण सूर्य की लंबवत रेखाएं, सूर्य की लंबवत किरणें 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निरंतर गति करती रहती है, निरंतर गति करती रहती है। इसी आधार पर
23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा माना गया है। कोई रेखा थोड़ी है, ये तो मान लिया है ना हमने। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा माना गया है। साढ़े 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा माना गया है। ठीक, पैरा चेंज करके कुछ लिखाना था, भूल गया। चलिए लिखिए। हाँ हाँ लिखिए, तो उसके आगे लिखिए, उसके आगे जहां लिख रहे थे। इसके उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में, इसके उत्तरी व दक्षिणी अक्षांशों में सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, देखिए इसके आगे की कहानी जो है हम लोग सूर्य तप में पढ़ेंगे। ठीक, जब सूर्य तप जो चैप्टर लिखाया है ना हमने, वहां पर इसकी आगे की कहानी की कैसे जो है 0 डिग्री पर पड़ने से क्या प्रभाव पड़ता है और जब तिरछी हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आगे की कहानी उसमें लिखेंगे। ठीक है, चलिए पैरा चेंज करके 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। इस दौरान प्रकाश वृत्त उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव से परे तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के प्रारंभ तक विद्यमान होता है। इसीलिए इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई अधिक व रातें छोटी होती हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इससे विपरीत स्थिति होती है। इसके आगे की कहानी लास्ट पैरा में लिखाऊंगा। ठीक है, क्यों 6 महीने के दिन 6 महीने की रात हुई, एक साथ मिलाकर वहां पर कराऊंगा, क्योंकि 6 महीना मतलब देखिए 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर, ये 6 महीने तक यहां पर दिन रहेगा। ठीक, समझ में बात क्या आई कि उत्तरी गोलार्ध पर दिन की अवधि और दक्षिणी गोलार्ध में रात में। फिर 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन और उत्तरी गोलार्ध में रात। तो इसको बाद में एक साथ समराइज करके लिखिए। तो लिखिए, इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति को उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। ग्रीष्म अयनांत कहा जाता है। और इस समय यहां ग्रीष्म ऋतु होती है। और इस समय यहां ग्रीष्म ऋतु होती है।
अब देखो सीधा हम वहां आएंगे, ठीक है, 22 दिसंबर पे, क्योंकि इन दोनों को हम लोग साथ में लिखेंगे। क्लियर है बात? तो लिखिए, पैरा चेंज करके, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। बाईस दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। इस समय यहां सूर्य का मकर रेखा पर होना मतलब सूर्य की लंबवत किरणों का पड़ना, ठीक। तो बाकी कोई मतलब मान लिया पढ़ा आपकी कॉपी और कहे ये तो गलत लिखा दी, गलत नहीं लिखाया हूं, मतलब चीजें डायरेक्ट कर दी मैंने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो कोई आजकल मिल जाते हैं ना, वो जबरदस्ती आपकी कमी निकालेंगे ही, उनका आदत होता है। तो हम लोग एक कहानी, अच्छा कहानी कहां बताने का टाइम नहीं है, लिखिए। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि अधिक, दिन की अवधि अधिक और रात की अवधि छोटी होती है। रात की अवधि छोटी होती है। दिन की अवधि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, दिन की अवधि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती जाती है। बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने पर, लिख लीजिए, तो जहां ध्रुवों की ओर लिखा है ना, दक्षिणी ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों के आगे बस दक्षिणी जोड़ दो। विषुवत दिन, क्या लिखे लाइन, विषुवत रेखा से दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर बढ़ती जाती है, ठीक। यह स्थिति उत्तरी गोलार्ध के लिए, यह स्थिति उत्तरी गोलार्ध के लिए शीत अयनांत की होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लिए शीत अयनांत की होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध के लिए ग्रीष्म अयनांत की होती है। देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में इसीलिए क्रिसमस कब आता है, गर्मी के महीने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध। और इस समय, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी, उत्तरी गोलार्ध में, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है, याद रखिएगा, हम कह रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, और जब अपने यहाँ ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। ठीक, क्लियर है ना, गलती नहीं करेंगे। चलिए, तो अपना मन जी, अब इसको बढ़ाते रहिएगा, हम थोड़ा कितना शॉर्ट लिखा पाए उस पर विचार कर रहे हैं। पैरा चेंज करके, हाँ माइंड में बनाओ, जो बनाना है लिखिए। अब समझ गए, इसके बाद अगर कोई पूछे तो कहे नहीं समझ में आया, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। इतना डिटेल में समझाएं, एक एक चित्र बना के, अब उसके बाद भी नहीं समझ में आया है, इतना चित्र हाथ से कौन बना के दिखाएगा आपको, कोई नहीं दिखाएगा। ठीक, आज के टीचर इतनी मेहनत नहीं करते। ठीक है, वो तो पीपीटी लगा देंगे, समझ में आया तो आया, नहीं भाड़ में जाओ।